नमस्कार साथियों। आज प्रयूण का ये तीसरा चैप्टर मतलब तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में अपन ने परिवार के बारे में पढ़ा था। पिछली 2 क्लास में परिवार के बारे में बात की थी और आज अपन का जो चैप्टर है अगला वो है आपसी संबंध और सामाजिक बुराइयां। तो पिछले चैप्टर में अपन ने कर लिया था वो संयुक्त और एकल और संयुक्त परिवार, इसके बारे में और परिवार के बारे में तो पढ़ लिया। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। आपसी संबंध क्या पढ़ेंगे? आपसी संबंध, संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी सी क्या है, संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। ये यहां से भी सवाल आ सकता है। हालांकि आपसी संबंध के बारे में सब जानते ही है, कोई भी ऐसा अछूता है नहीं, फिर भी अपन को एक बार थोड़ा सा पढ़ ले। माता का पिता यानी मम्मी के फादर क्या लगते हैं? नाना। अपन के क्या लगेंगे? नाना जी। क्या लगेंगे? नाना जी। इसके आगे पिता का पिता, अपने पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे? अपन के दादाजी। क्या लगेंगे? दादा। क्या लगता है? अपन के दादा। माता के पिता ये दूसरी बार आएगा। ये क्या है? माता की माता लिख दो, ये हो गया माता की माता। क्या लगती है? नानी। क्या है? नानी। अपन के क्या लगती है? अपने माँ की माँ अपन के क्या लगती है? नानी। पिता का भाई, पिता का भाई क्या लगता है? चाचा या ताऊ। क्या लगता है? चाचा या ताऊ। चाचा या ताऊ। अगर छोटे पिताजी से छोटे भाई है तो वो चाचा, और पिताजी से बड़े है तो वो है ताऊ। और इसी प्रकार अगर पिताजी के भाभी तो अपन के क्या, ये चाचा की पत्नी क्या लगती है? चाची और ताई। ठीक है। इसी प्रकार माता का भाई, अपनी माँ का भाई अपने क्या लगेंगे? मामा जी। क्या लगते हैं? मामा। क्या लगते हैं अपन के? मामा। हाँ। इसी प्रकार है पिता की बहन, अपने पिताजी की बहन अपन के क्या लगेगी? तो वो लगती है अपन की बुआ। क्या लगती है? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। और अपने माँ के ये क्या लगेगी? ननंद। क्या लगती है? ननंद। अपनी माँ के ननंद लगेगी और अपने क्या लगती है? बुआ। दादा की पुत्री, दादा की पुत्री अपने क्या लगती है? बुआ। क्या लगती है? बुआ। पिता के ससुर, पिता के ससुर भी अपन के लगते हैं नाना। क्या लगते हैं? नाना। और माता के ससुर अपन के क्या लगेंगे? दादा। क्या लगते हैं? दादा। ये सीधे सिंपल है। बढ़ते हैं अगले। हाँ, माँ की बहन अपन के क्या लगेगी? यानी माता की बहन अपन के क्या लगेगी? तो वो है मौसी। क्या लगेगी? मौसी या मासी भी कहते हैं ना, मासी। बिल्ली मौसी नहीं, मासी, मौसी। हाँ। पति का भाई, पति का भाई क्या लगता है? अगर वो छोटा है, पति से छोटा है तो वो लगेगा देवर। ठीक है, वो लगेगा देवर। और देवर की पत्नी लगेगी देवरानी। क्या है? देवरानी। ठीक। पति का भाई। और अगर भाई बड़ा है, भाई अगर बड़ा है तो वो लगेगा जेठ। क्या लगता है? जेठ। और इनकी पत्नी, अब पत्नी क्या लगेगी? जेठानी। क्या लगेगी? जेठानी। क्या लगेगी? जेठानी। जेठ जेठानी। हाँ, जेठ जी।
भाई की पत्नी, किसकी? भाई की पत्नी भाभी क्या लगेगी? भाभी, भाभी लगती है। और अगर छोटा भाई है तो बीननी, बीननी कहते हैं, बीननी। और बड़ा भाई है भाभी, और कहीं कहीं भौजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? भौजाई, भौजाई या भाभी। बड़े भाई की पत्नी क्या लगेगी? भाभी। पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या लगेगा? साला, क्या लगेगा? साला, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा, लगेगा साला ही। चाहे छोटा हो या बड़ा, क्या लगेगा? साला। पत्नी की बहन वो लगती है साली, क्या लगती है? साली। क्या लगती है? पत्नी की बहन क्या लगती है? साली। हाँ, साले की पत्नी, किसका? साले की पत्नी, ये क्या लगेगी? सलहज, सलहज, जिसे हड़ाली कह रहे, सलज। और बहन का पति ये कहलाएगा बहनोई, क्या कहलाएगा? बहनोई। तो ये साधारण कोई थोड़े से आपसी संबंधों के बारे में अपने चर्चा की है। हालांकि नॉर्मल संबंध जो आपको पता ही है, इसके बारे में लगभग सबको जानकारी होती है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हाँ, क्या है? बाल विवाह। अगला क्या चैप्टर है? बाल विवाह। क्या है? बाल विवाह। परिभाषा क्या है? सरकार द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु, विवाह योग्य न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह किया जाता है। सरकार ने जो निर्धारित आयु की कि इससे कम आयु के जो बच्चे हैं उनका विवाह क्या है? बाल विवाह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यानी सरकार द्वारा जो निर्धारित विवाह की आयु है उससे अगर कम आयु में विवाह किया जाता है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। अब देखो, वर्तमान में विवाह योग्य आयु अगर पूछे तो वो लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। किसके लिए? लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष। क्या रे, क्यों परेशान? चल, भारत का प्रथम लिखित प्रमाणिक बाल विवाह किसके काल में हुआ? हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में इनकी बहन का बाल विवाह हुआ था। किसके काल में? हर्षवर्धन। वर्धन वंश का है ना, ये वर्धन वंश का शासक है। गुप्तोत्तर किस वंश का शासक है? वर्धन वंश। पहला बाल विवाह, प्रथम लिखित प्रमाणिक बाल विवाह के साक्ष्य ये है, कौन सा था? हर्षवर्धन के समय। भारत में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? अक्षय तृतीया के दिन। कब होते हैं? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का त्योहार कब आता है? वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। इसे अबूझ सावा भी कहा जाता। क्या कहा जाता है? इसी अक्षय तृतीया को अबूझ सावा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबूझ सावा। क्या कहा जाता है? अबूझ सावा कहा जाता है। यानी इस दिन सावा निकालने की आवश्यकता नहीं, सीधे ही विवाह करो, टीका टिप्पणी का कोई काम नहीं। और इसी अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हो गया बाल विवाह। सरकार द्वारा निर्धारित विवाह आयु से न्यूनतम विवाह आयु
जो आयु है उससे अगर कम आयु में विवाह किया जाता है वो बाल विवाह के अंतर्गत। सवाल तो यहां से बन सकता वर्तमान में लड़कियों के या लड़कों के विवाह योग्य आयु कितनी है, तो लड़कों के लिए 21 वर्ष है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। सर्वाधिक बाल विवाह कब संपन्न किया जाता है? अक्षय तृतीया के दिन। हालांकि अब की बार है अक्षय तृतीया को पंच और सरपंच को स्पेशल कहा गया कि बाल विवाह कम से कम हो, इसके लिए अलर्ट रहें। किसको कहा? सरपंच और पंच को। गांव का जिम्मा सौंप दिया कि गांव में कम से कम बाल विवाह यानी बाल विवाह बिल्कुल ना हो। ठीक है, हो गया, लो स्क्रीनशॉट। आगे आगे शारदा एक्ट। कौन सा? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट सीधा सीधा संबंध पूछता है, कई बार सवाल आता है शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो वो है बाल विवाह। किससे है? बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। ठीक है, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से। ये कब पारित किया गया? 28 सितंबर 1929 को। कब? 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 1930 को ये लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1930 को ये लागू कर दिया गया। ठीक है। हाँ, लड़कियों के शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 साल। कितनी? 14 वर्ष। और लड़कों की शादी के न्यूनतम कितनी है? 18 साल तय की गई। यानी इसी शारदा एक्ट में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु तो 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई। ठीक है, और ये एक्ट बनाया किसने? हरविलास शारदा ने। किसने बनाया? हरविलास शारदा, जो कि अजमेर के। कहां के? अजमेर के। हरविलास शारदा जो कि अजमेर के हैं, उसने ये एक्ट बनाया था। कौन सा? शारदा एक्ट। इसी के नाम पर ये एक्ट बनाया। सवाल सीधा आता है, यही आएगा कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, और उसमें आपको ऑप्शन में बाल विवाह भी दे देंगे, बाल श्रम भी दे देंगे, या फिर 1-2 ऑप्शन और आ जाएंगे, उसमें से बाल विवाह ऑप्शन। चलो, इसी शारदा एक्ट में 3 बार संशोधन हुए। कितनी बार? 3 बार संशोधन किए गए। शारदा एक्ट में 3 बार संशोधन हुए। कब कब हुए वो पढ़ लेते हैं। पहला संशोधन 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949। इसमें क्या, ये 14 साल की थी लड़कियां, उसकी जगह 15 साल कर दिया। कितनी? 14 साल की जगह 15 साल। लड़कियों की उम्र 14 साल की जगह 15 साल कर दिया। पहला संशोधन कब हुआ? 1949 में। उसमें क्या हुआ संशोधन? लड़कियों की उम्र है वो 14 साल की बजाय 15 साल कर दिया। लो स्क्रीनशॉट। आगे दूसरा संशोधन कब हुआ? 1978 में। कब हुआ? 1978 में यह हुआ दूसरा संशोधन। शारदा एक्ट में दूसरा संशोधन हुआ। शारदा एक्ट में दूसरा संशोधन 1978 में हुआ। इसमें क्या हुआ? इस संशोधन के बाद विवाह की न्यूनतम आयु जो है उसको बढ़ा दिया। विवाह की जो न्यूनतम आयु थी उसको बढ़ा दिया गया। कब की? लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया। लड़कों के लिए 21 वर्ष, जो कि पहले 18 वर्ष थी। पहले कितने थी? 18 वर्ष। पहले 18 वर्ष थी और 1978 के संशोधन के बाद 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, फिर आता है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी। लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी, जो पहले 15 वर्ष। 14 व 15 वर्ष।
14 15 वर्ष थी ना, उसको बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया। कब किया? 1978 में। यह भी सवाल सीधा बनता है कि शादी के लिए न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कब की? तो वो है संशोधन शारदा एक्ट का दूसरा संशोधन 1978 में। कब? 1978 ईस्वी में। इसी प्रकार आता है तीसरा संशोधन। तीसरा संशोधन कब हुआ? 2006 में। कब हुआ? 2006 में हुआ। और इस संशोधन में क्या? शारदा एक्ट का नाम ही बदल दिया। शारदा एक्ट को क्या कर दिया? पूरा खत्म करके एक नया कानून बना दिया। शारदा एक्ट को खत्म करके एक नया कानून बनाया, और उस कानून का नाम क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये सवाल आता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। यहां 2006 वहां लिखे जरूरी नहीं है, वो पूछ सकता है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो है कब बना, या बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो लागू हुआ तो देखिए, बाल विवाह निषेध कानून 2006 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007 को। ठीक, हाँ। बाल विवाह संज्ञेय अपराध या गैर जमानती अपराध माना गया, यानी अगर आप बाल विवाह करते हो तो जमानत नहीं होगी, सीधे सीधे जब तक आप बालिग नहीं होंगे तब तक जमानत नहीं। हाँ, हो गया। संशोधन तीनों हो गए। पहला संशोधन 1949, पहला संशोधन 1949, दूसरा 1978 और तीसरा 2006। तीसरा 2006। 1949 में क्या? लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी। 1978 में लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी। 2006 में शारदा एक्ट को खत्म करके बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया। बस ये चीजें इसमें ध्यान रखनी। और ये सवाल आ जाए बाल विवाह निषेध कानून कब लागू हुआ, तो वो है 1 नवंबर 2007। हो गए? बढ़े आगे, लो स्क्रीनशॉट। हाँ, आगे, बाल विवाह के दोषी सभी व्यक्तियों को 2 साल की कठोर कारावास व 1 लाख रुपया। कितनी? 2 साल की कठोर कारावास व 1 लाख रुपया, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर आप बाल विवाह करवा रहे हो तो कितना? 2 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार। हालांकि अब तो अगर बाल विवाह संपन्न करवाने वाला पंडित, चाहे हलवाई हो, चाहे डीजे वाला हो, चाहे बैंड वाला हो, सबको फंसा देते हैं। अगर बाल विवाह में कोई जाता है तो सब उसके दोषी माने जाते हैं। ठीक है, हाँ। एक अभी कानून जो बना है वो है बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021। कौन सा? बाल विवाह संशोधन विधेयक 2021, जो कि 21 सितंबर 2021 को लोकसभा में लाया गया। कौन सा कानून है? बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021। कब लाया गया? 21 सितंबर 2021 को। और इसमें सुझाव क्या था? इसमें मुख्य रूप से सुझाव क्या था? लड़कियों की यानी महिलाओं की विवाह योग्य उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का सुझाव। कौन सा सुझाव आया? महिलाओं की जो विवाह योग्य उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर कितना किया जाए? 21 वर्ष। कितना किया जाए? 21 वर्ष करने का प्रस्ताव लाया गया। हाँ, और आगे देखो, जया जेटली। कौन सी है?
जया जेटली की अध्यक्षता में 2020 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। किसका किया गया? एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। और इस टास्क फोर्स ने नीति आयोग को क्या सुझाव दिया? इसी टास्क फोर्स ने किसको? नीति आयोग को यह सुझाव दिया कि महिलाओं की उम्र है विवाह योग्य उम्र, उसे 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए। 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। ये सुझाव किसने दिया? जो टास्क फोर्स बना है, किसकी अध्यक्षता में? जया जेटली की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बना, उसने ये सुझाव दिया कि जो महिलाओं की उम्र है उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। हो गया? बढ़ते हैं आगे। लो, बाल विवाह के कारण। बाल विवाह क्यों करते हैं? बाल विवाह क्यों करते हैं उसके कारण देख लो। सबसे पहले तो सबसे भयंकर समस्या, माता पिता द्वारा बेटियों को बहुत समझना। सबसे भयंकर समस्या क्या है? माता पिता अपनी बेटियों को बहुत समझते हैं। ठीक है, यही उनकी सोच होती है कि जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर दी जाए और ससुराल भेज दी जाए। ये सोच है। इसी सोच की वजह से बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा है। इसी सोच की वजह से बाल विवाह को क्या बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का भी अभाव है, क्योंकि बाल विवाह से जो दुष्परिणाम निकलने वाले हैं उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। इसी वजह से भी बाल विवाह ज्यादा होते हैं। या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, यह भी एक परेशानी है। बाल विवाह होने का कारण है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो जो बेटियां हैं उनको जल्द से जल्द उनकी शादी कर दी जाती है, जैसा भी वर मिले, ठीक, और फिर अपने काम पे लगे। रूढ़िवादी परंपरा, एक रूढ़िवादी परंपरा भी है। यानी लड़की अगर थोड़ी सी बड़ी दिखने लग जाए, मतलब शरीर में, तो भी क्या है, अपने जो बुजुर्ग या अड़ोस पड़ोस वाले हैं वो ताना मारने लग जाते हैं और जल्द से जल्द शादी के लिए क्या है, उनके घर वालों पे दबाव बनाने लग जाते हैं। यही होता है, दबाव बनाते हैं और उसी दबाव में आकर क्या है, एक सोच है और उसी सोच की वजह से लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ठीक, आगे है बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक ना हो। यानी जो शिक्षा के अभाव के कारण लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि बाल विवाह होने के बाद इनके क्या परिणाम निकलेंगे, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इस वजह से भी क्या है, आज भी बाल विवाह प्रचलन में है। लियो, आगे दूसरा चैप्टर है दहेज प्रथा। कौन सा है? दहेज प्रथा। हेडिंग छोटा। चलो, दूसरा चैप्टर क्या है? दहेज प्रथा। पहला हो गया बाल विवाह। बाल विवाह या सरकार द्वारा जो निर्धारित आयु उससे कम आयु में शादी करना, बाल विवाह। इसी प्रकार दहेज प्रथा क्या है? वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर चल या अचल संपत्ति, चल या अचल संपत्ति दी जाती है, उसे दहेज कहते हैं। यानी शादी के टाइम जो दहेज नहीं, शादी के टाइम जो उपहार दिया जाता है उसे उपहार तो कहते हैं, लेकिन वो क्या है, दहेज की श्रेणी में आते हैं। ज्यादा क्या, दहेज की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। कई बार अब तो यार नौकरी लगने के बाद भी लोग तो ले लेते हैं, हालांकि ये प्रतिबंध है फिर भी। आगे दहेज की शर्तें क्या क्या है? दहेज कब कब लिया जाता है? विवाह से पूर्व भी लिया जाता है, यानी शादी से पहले भी दहेज लिया जाता है, विवाह के दौरान या शादी के टाइम भी, शादी के टाइम भी दहेज लिया जाता है, और विवाह के पश्चात, शादी के पश्चात भी दहेज लिया जाता है। हो सकता है शादी के बाद में भी लड़ने लग जाए कि दहेज लाओ, तो वहां पे भी दहेज लिया जाता है। हाँ, एक ये भी आता है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम यह है 1995। पहले पढ़ लिया था बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम।
कब है? 2006। ऐसी ऐसी चीजें याद रखना। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है। इसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम है, वो है 1995। क्या है? 1995। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कटा है 2006। ये क्या कहता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत क्या लिखा है? हिंदू पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये लिखा है अपन के हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत के अंतर्गत। हिंदू पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए तो चलो लियो स्क्रीनशॉट। आगे दहेज निरोधक कानून 1961। ये भी ध्यान रखना, दहेज निरोधक कानून 1961। क्या है? दहेज निरोधक कानून 1961। हाँ, इसका उद्देश्य क्या? दहेज प्रथा को समाप्त करना। दहेज निरोधक कानून 1961 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दहेज प्रथा को समाप्त करना। हाँ, ये जो कानून है ना, इस कानून को बनाने के लिए 9 मई 1961 को 9 मई 1961 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया था? किसने? श्री राजेंद्र प्रसाद, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। कौन थे तत्कालीन राष्ट्रपति? इन्होंने 9 मई 1961 को एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया इस कानून को लागू करने के लिए। इस कानून को मंजूरी कब मिली? मंजूरी मिली है 20 मई 1961 को। कब मिली है? 20 मई 1961 को इस कानून को मंजूरी मिली है। यह कानून लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को। यह सवाल आएगा कि दहेज निरोधक कानून 1961 कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। अच्छा, इसके तहत सजा क्या है? सजा क्या है? दहेज लेने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष, कितनी? कम से कम लिखा, कम से कम 5 साल की सजा और न्यूनतम 15,000 रुपया, या फिर दहेज की राशि, दहेज की रकम जो भी अधिक हो, आर्थिक दंड या दोनों सजाएं। देखो, 5 साल की सजा भी हो सकती है, न्यूनतम 15,000, या दहेज चाहे आपने 1 लाख का लिया तो 1 लाख माना जाएगा, 15,000 फिर नहीं, फिर 15,000 नहीं। अगर 1 लाख का दहेज है तो 1 लाख रुपया, या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती है। अगर मामला गंभीर हो तो दोनों सजाएं भी हो सकती है, हो सकती है। सबसे ज्यादा यही लपड़े आते, यही सबसे ज्यादा केस मिलता है दहेज वाला। थोड़ा सा घर में झगड़ा हुआ, दहेज का कानून, तो क्या कितने साल की? 5 साल की सजा। सजा के बारे में अगर पूछे कि दहेज निरोधक कानून 1961 के तहत दहेज लेने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने साल की सजा दी जाएगी, तो वो है 5 साल। और राशि है न्यूनतम तो 15,000 है ही है। अगर आपने दहेज 1 लाख का या 2 लाख का लिया तो वो 2 लाख पहले, यानी आपसे वापस कितने वसूले जाएंगे? 2 लाख। हाँ, दहेज के लिए आईपीसी की धारा 498A है। कौन सी? 498A। विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पुरुष महिला के साथ
अत्याचार करता है, क्या, अगर कोई पुरुष महिला के साथ अत्याचार करता है तो उस पुरुष को 3 साल की सजा, कितने साल की, 3 साल की सजा या 1 लाख रुपया, या फिर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड दिया जाता। कितनी, 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड दिया जाता या फिर 3 साल की सजा आपको मिलेगी। ये किसमें है, यह है दहेज के लिए आईपीसी की जो धारा है 498, इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ। लियो स्क्रीनशॉट, बढ़वा। एक और अधिनियम आ गया, वो है घरेलू हिंसा महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। कौन सा है, घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। ये लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को। लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को। यहां तक हो गए ये दहेज का। अब देखो, शिकायत अगर आपको करनी है किसी के बारे में, दहेज के बारे में या फिर अत्याचार के बारे में, किसके बारे में, दहेज या महिला के साथ अत्याचार, दहेज या अत्याचार, इनके बारे में अगर शिकायत करनी है तो भाई साहब नंबर दे रखे हैं, वुमेन्स पावर लाइन, ये है 1090। ऐसे सवाल भी आते हैं, सीधे सीधे सवाल आते हैं। कितने हैं, 1090। ए है अपना पुलिस का नंबर, डायल करो 100, झटपट आएगी पुलिस, ठीक है। और समाधान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, इसको भी आप शिकायत कर सकते हो, टोल फ्री नंबर। ये भी क्या है, टोल फ्री नंबर। इतना बड़ा नंबर याद नहीं रखना, सीधा 1800 180 तो सब में, 1800 180 तो सब में है, पीछे सिर्फ 5220 है, पीछे सिर्फ 5220 है। 1800 180 टोल फ्री नंबर लगभग यही है, 1800 180। उसके बाद में जो 4 अंक है वो याद कर लो, कितने, 5220, ठीक है। तो इस नंबरों पे आप बात कर सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो कि हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, हमें इस समस्या से छुटकारा पाना है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। ये ध्यान रखना, ये आ सकता है, ये भी आ सकता, ये आ सकता है। हाँ, आज की क्लास बस इतनी ही। तो अपन ये सामाजिक बुराइयां तक हो गया था। सामाजिक बुराइयों में 2 बुराइयां अपन ने पढ़ ली, सामाजिक बुराइयां, इसमें 2 तो पढ़ ली है। अब बची है 1 2 और। कौन सी पढ़ ली है, बाल विवाह और दहेज, बाल विवाह, और कौन सी थी, दहेज प्रथा, दूसरी है दहेज प्रथा, ये तो पढ़ लिया। अब पीछे बचा बाल श्रम, कौन सा, बाल श्रम, और एक है चोरी। ये 2 पढ़ लेंगे। इसके बाद सीधा आएंगे दुर्व्यसन में। किसमें आएंगे, दुर्व्यसन, दुर्व्यसन, दुर्व्यसन। हाँ, पर्यावरण की पुस्तक भी आती है चयन प्रकाशन से, और वन लाइनर भी आने वाली है, पर्यावरण अध्ययन की वन लाइनर भी आने वाली है, ठीक है। और गाइड भी आई हुई है, गाइड तो मार्केट में उपलब्ध है, और वन लाइनर बहुत जल्दी आने वाली है। और भी कंटेंट के बारे में जानकारी या फिर कोई अपडेट चाहते हो तो गुरु ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय।